आइए आज के इस खास विश्लेषण में एक बहुत ही अहम विषय पर बात करते हैं, कुष्ठ रोग। प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों से लेकर आज की मॉडर्न क्लिनिकल दुनिया तक इस जटिल और अक्सर गलत समझे जाने वाली बीमारी को वास्तव में कैसे देखा गया है, आज हम इसी को डिकोड करने वाले हैं और सदियों पुराने ज्ञान को आधुनिक मेडिकल साइंस के नजरिए से समझेंगे। तो इस चर्चा में हम इसके मूल अर्थ से शुरुआत करेंगे, आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान की तुलना देखेंगे, इसके मुख्य कारणों और रोग की उत्पत्ति यानी पैथोजेनेसिस को समझेंगे, 18 प्रकार के वर्गीकरणों पर बात करेंगे और अंत में इसके प्रोग्नोसिस को भी जानेंगे। चलिए सबसे पहले इसके एकदम मूल अर्थ और उस बुनियादी श्लोक की तरफ बढ़ते हैं जहां से ये सब शुरू होता है। अष्टांग हृदय जैसे प्राचीन ग्रंथ में वाग्भट ने इस पूरे रोग को एक बहुत ही प्रभावशाली श्लोक में पिरोया है। श्लोक कहता है, त्वचः कुर्वन्ति वैवर्ण्य दुष्टाः कुष्ठाश्चन्ति तत् कालेनुपेक्षितम यस्मात् सर्वं कुष्णाति तद्वपुः। अब ये सिर्फ संस्कृत की कुछ पंक्तियां नहीं हैं, ये असल में इस बीमारी की भयानक प्रकृति का एक बहुत ही सटीक क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है। आप सोचिए, प्राचीन वैद्य इस बीमारी के पैटर्न को कितनी गहराई से समझते थे। अगर हम इस श्लोक का सीधा सीधा हिंदी अर्थ निकालें तो कुष्ठ मूल रूप से वो रोग है जो सबसे पहले आपकी त्वचा का रंग बिगाड़ देता है, जिसे वैवर्ण्य या स्किन डिस्कलरेशन कहते हैं। और इसकी सबसे डरावनी बात क्या है? वो ये कि अगर इसकी उपेक्षा की जाए, इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो समय के साथ ये पूरे शरीर को अंदर से सड़ाकर नष्ट कर देता है। मतलब बात सिर्फ त्वचा की नहीं है, ये गहराई तक जाता है। यही कुष्ठ शब्द की असली और मूल परिभाषा है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आयुर्वेद और आज के आधुनिक विज्ञान के नजरिए में क्या अंतर है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। देखिए, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में जब हम कुष्ठ या लेप्रेसी शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे से होने वाला एक संक्रामक रोग आता है, राइट? लेकिन आयुर्वेद का दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। आयुर्वेद इसे त्वगामय कहता है, यानी त्वचा के रोग। तो असल में ये एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है जिसमें त्वचा और रक्त से जुड़ी लगभग हर बीमारी शामिल है, न कि केवल एक इन्फेक्शन। तो फिर सवाल उठता है कि इन बीमारियों को ट्रिगर कौन करता है? आइए इसके मुख्य कारणों या निदान पर नजर डालते हैं। प्राचीन ग्रंथ सबसे ज्यादा जोर विरुद्ध आहार पर देते हैं, मतलब ऐसा खाना जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हो, जैसे एकदम गर्म खाने के तुरंत बाद कुछ बहुत ठंडा खा लेना, या अपच होने पर भी भारी भोजन करते रहना, या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में नए अनाज का सेवन करना। और दिलचस्प बात देखिए, आज की मॉडर्न साइंस भी इस बात से पूरी तरह सहमत है कि इस तरह का अजीब खानपान शरीर में भयंकर फूड एलर्जी पैदा करता है और हमारी इम्यूनिटी को अंदर से तोड़ देता है। लेकिन बात सिर्फ खाने की नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। भारी खाना खाने के तुरंत बाद बहुत ज्यादा फिजिकल मेहनत करना या चिलचिलाती गर्मी से आकर सीधे बर्फ जैसे ठंडे पानी से नहा लेना, ये सब शरीर को गहरे शॉक में डाल देते हैं। इसके अलावा स्रोत बड़ी निष्पक्षता से कुछ और कारण भी बताते हैं, जैसे जेनेटिक्स, कृमि यानी माइक्रोबियल इन्फेक्शन, और हाँ, ग्रंथों में ऐतिहासिक मान्यताओं के आधार पर पूर्व जन्म के पाप कर्म का भी जिक्र है। ये हमें उस समय की समग्र सामाजिक और आध्यात्मिक सोच का एक पूरा आइडिया देता है। अब समझते हैं इसके पैथोजेनेसिस यानी संप्राप्ति चक्र को। शरीर में एक बार ट्रिगर जाने के बाद असल में होता क्या है? ये पूरा प्रोसेस शुरू होता है वात, पित्त और कफ दोषों के भयंकर असंतुलन से। फिर ये दूषित दोष हमारी नसों और धमनियों के जरिए पूरे शरीर में फैलने लगते हैं। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं, ये त्वचा, रक्त और मांसपेशियों को शिथिल यानी कमजोर कर देते हैं। इसके बाद त्वचा का रंग बदलने लगता है और अंततः ये कोथ यानी गहरे ऊतकों में भयंकर सड़न पैदा कर देता है। तो ये कोई रातों रात होने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक पूरी व्यवस्थित चेन रिएक्शन है जो शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। इसके बाद हम आते हैं इसके वर्गीकरण पर, जो कि बहुत ही विस्तृत है। कुष्ठ रोग के पूरे 18 प्रकार बताए गए हैं। जी हाँ, पूरे 18 प्रकार। जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब हमारे पास कोई माइक्रोस्कोप या ब्लड टेस्ट नहीं था, तब भी आयुर्वेद ने इन त्वचा विकारों को केवल 1 या 2 नहीं बल्कि 18 अलग अलग प्रकारों में बांट दिया था। ये पूरी तरह से बीमारी की गहराई और लक्षणों की बेहद सूक्ष्म समझ पर आधारित है।
इन 18 में से 7 सबसे गंभीर प्रकार हैं जिन्हें महाकुष्ठ कहा जाता है। ग्रंथों में इन्हें शरीर के मूल दोषों वात, पित्त और कफ के साथ बहुत ही सटीकता से मैप किया गया है। उदाहरण के लिए, जब वात दोष हावी होता है तो कपाल कुष्ठ होता है, जिसमें त्वचा रूखी और काली पड़ जाती है। वही पित्त के हावी होने पर औदुंबर कुष्ठ होता है, जिसमें बहुत जलन और लालिमा होती है। मतलब ये दोष ही तय करते हैं कि मरीज के शरीर पर क्लिनिकल लक्षण क्या होंगे और बीमारी कितनी तेजी से फैलेगी। बाकी जो 11 प्रकार बचते हैं उन्हें क्षुद्र कुष्ठ यानी माइनर कुष्ठ कहा गया है। और सच कहूं तो यहीं पर प्राचीन और आधुनिक विज्ञान का सबसे शानदार मिलन दिखता है। इन क्षुद्र कुष्ठों के लक्षण आज की डर्मेटोलॉजी से बिल्कुल मैच करते हैं। जैसे ग्रंथों में एक कुष्ठ के जो लक्षण हैं वो आज के सोराइसिस जैसे हैं। विचर्चिका सीधे सीधे एक्जिमा की तरह है, जिसमें खुजली और स्राव होता है। और दध्रु को तो आज हम दाद या रिंगवॉर्म के रूप में बहुत अच्छी तरह से पहचानते ही हैं। और अब हम अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, साध्यता यानी इस रोग का प्रोग्नोसिस। प्राचीन स्रोत यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट लाइन खींचते हैं कि क्या ठीक हो सकता है और क्या नहीं। अगर बीमारी सतही है, मतलब केवल त्वचा और रक्त तक ही सीमित है और मुख्य रूप से वात या कफ के कारण है, तो ये साध्य है, यानी इसका पूरा इलाज मुमकिन है। लेकिन अगर रोग त्रिदोषज हो गया है, जहां तीनों ही दोष बेकाबू हो गए हैं, या फिर बीमारी गहराई में हड्डियों और बोन मारो तक पहुंच गई है, तो ग्रंथों के अनुसार इसे असाध्य या लाइलाज माना जाता है। ऐसे में केवल लक्षणों को ही कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। जरा सोचिए, अगर हम आज की आधुनिक क्लिनिक